नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लाइफ सक्सेस में। जैसे कि हम भारतीय संविधान को चैप्टर वाइज कर रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13। इसका नाम है फेडरलिज्म, फेडरल सिस्टम, मतलब संघीय व्यवस्था। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। मोटिवेशनल कोट है हमारा, अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है। चाहे कोई अच्छा कोई व्यक्ति हो या कोई किताब हो, उसे जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक समझोगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि वो कैसा है कैसा नहीं है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा जो संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है, वो कैसे है, कहाँ से लिया गया है, कैसे है, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो राजनीतिक शास्त्रियों ने राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार के संबंध में प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा इसे, एक एकल और दूसरा संघीय। ठीक, एक एकल और दूसरा संघीय में वर्गीकृत किया। अब इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर इसे हम देखें तो एकल मतलब होता है एकात्मक सरकार, केवल एक ही सरकार होगी, केंद्र राज्य अलग अलग नहीं होगा, केवल एक ही सरकार होगी। इसमें समस्त शक्तियाँ और कार्य केंद्र सरकार के तहत होती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम संघीय सरकार की बात करें तो इसमें संघीय सरकार में भारतीय संविधान क्षेत्रीय सरकार भी होती है, राज्य सरकार भी होती है, केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार दोनों होती हैं। ठीक, दोनों अपने अधिकार क्षेत्रों में स्वतंत्रतापूर्ण कार्य करते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, इनमें जो है एकात्मक सरकार है, जबकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इन सब में संघीय मॉडल पर आधारित है। ठीक, संघीय मॉडल में भारतीय सरकार को संघ सरकार या केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, और क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संघीय एवं एकात्मक सरकार की विशेषताओं को निम्नलिखित तरीके से उल्लेखित किया गया, मतलब इसकी कुछ विशेषताएं होंगी। संघीय सरकार की क्या विशेषता है, एकात्मक सरकार की क्या विशेषताएं, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। फोडस से। ठीक, इसका अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ क्या है, संधि या समझौता। ठीक, संधि भी उसे ही कहते हैं कि किसी चीज का आदान प्रदान करके और आपस में सुलह कर ली जाए। ठीक, वैसे ही समझौता होता है। ठीक है, संघ एक नया राजनीतिक व्यवस्था है। ठीक, इसके बीच संधि या समझौते के तहत निर्माण किया गया, जैसे राज्य जैसे कि अमेरिका में, या कैंटन जैसे कि स्विट्जरलैंड में, और या प्रांत जैसे कि कनाडा में, या गणतंत्र जैसे कि रूस में पुकारा जाता है इसे। ठीक है, राज्य के नाम से अमेरिका में पुकारा जाता है, कैंटन के नाम से स्विट्जरलैंड में पुकारा जाता है, और प्रांत के नाम से कनाडा में, जबकि गणतंत्र के नाम से रूस में पुकारा जाता है। ठीक है, संघ शासन दो रूपों में निर्मित होता है, एकीकरण व विभेदीकरण। पहले मामले में सैनिक कमजोरी वाले या आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य स्वतंत्र मिलकर एक मजबूत संघ का निर्माण करते हैं, जैसे कि अमेरिका में छोटे छोटे राज्य जो कमजोर थे, उन्होंने मिलकर एक संघ का निर्माण कर लिया। ठीक, दूसरे मामले में एकीकृत राज्य संघ में परिवर्तित हो जाता है, वह राज्य को स्वायत्तता होती है, जैसे कि कनाडा में, मतलब जितने भी राज्य हैं वो स्वयं इच्छा से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक, जैसे कि कनाडा में जुड़े हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका विश्व का पहला प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश है। यह अमेरिकी क्रांति कब होती है, 1775 से 83 के बाद,
1787 में बना। इसमें 50 राज्य और मूलतः मतलब जब बना था कितने थे, 13 राज्य थे, लेकिन वर्तमान में 50 राज्य हैं। वहीं कनाडा में की बात करें, कनाडा का संघीय शासन की बात करें तो 10 प्रांत हैं इसमें, और मूल रूप से जब ये बना था 4 प्रांत थे। ठीक, ये काफ़ी पुराना है, 1867 में निर्मित हुआ था। कितना? 1867 में। ठीक, भारत के संविधान में संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया गया। संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था को 2 कारणों से अपनाया। कौन कौन से कारण थे वो? देश के बेहद आकार और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, क्योंकि हमारे देश का बहुत बड़ा आकार है और तरह तरह की सामाजिक संस्कृतियों की व्यवस्था है। जैसे जैसे हम एक राज्य से एक ही राज्य में डिस्ट्रिक्ट भी चेंज करते हैं तो संस्कृति बदल जाती है। ठीक, उसी को ध्यान में रखते हुए संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब इन दोनों की तुलना कर लेते हैं, संघीय सरकार और एकात्मक सरकार में क्या अंतर है। ठीक, तो संघीय सरकार में दोहरी सरकार होती है, एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय सरकार। ठीक, जबकि एकात्मक सरकार में एक ही सरकार होती है, राष्ट्रीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार बना सकते हैं, होती नहीं है। ठीक, संघीय सरकार का लिखित संविधान होता है, जबकि एकात्मक सरकार का संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी। जैसे लिखित फ्रांस का है और अलिखित ब्रिटेन का है। ठीक, वहीं संघीय सरकार में क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्ति का विभाजन होता, मतलब राज्यों को भी शक्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन एकात्मक सरकार में ऐसा नहीं होता। सभी शक्तियां किसे और एकात्मक सरकार में संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है, जैसे कि जापान में है, और नहीं भी हो सकता, जैसे ब्रिटेन में नहीं है। ठीक, और कठोर संविधान होता है संघीय सरकार में, वहीं एकात्मक में कठोर भी हो सकता है और लचीला भी। अब कठोर जैसे फ्रांस का है और लचीला जैसे ब्रिटेन का है। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है संघीय सरकार में, जबकि केंद्रीय एकात्मक सरकार में न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है और नहीं भी। और संघीय सरकार में द्विसदनीय विधायिका होती है, जबकि एकात्मक सरकार में द्विसदनीय विधायिका हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे द्विसदनीय ब्रिटेन में है, जबकि एक सदनीय चीन में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और अब बात करते हैं एक जैसे हम संघ की बात कर रहे हैं, तो संघ का प्रयोग संविधान में कहीं किया गया है या नहीं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। उसके स्थान पर अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने राज्यों के संघ से 2 बातें उभर के आती हैं। किसके अनुसार? डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार। पहली बात क्या है? अमेरिकी संघ के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है। मतलब जैसे अमेरिका में राज्यों की सहमति के द्वारा एक संघ बनाया गया है, वैसे ही भारत में राज्यों की सहमति से नहीं बनाया गया, ये केंद्र के अनुसार बनाया गया है। ठीक, दूसरी बात क्या है? राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे स्वयं को संघ से पृथक कर सकें। फेडरेशन संघ है क्योंकि यह अविभाज्य है। फेडरेशन संघ क्यों है? अविभाज्य है। कोई भी राज्य जो शामिल है हमारे भारत के अंदर, वो कभी भी अलग नहीं हो सकता। ठीक, भारत की संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ये कई बार पूछा जाता है। तो ये कनाडा से ली गई है, कनाडाई मॉडल पर आधारित है। अत्यंत सशक्त केंद्र के होने पर आधार कनाडाई मॉडल और अमेरिकी मॉडल में स्पर्धा भिन्न है। ठीक है, भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडाई व्यवस्था से इन आधारों पर समान है। मतलब ऐसा क्या है कि ये कनाडाई के अकॉर्डिंग ली गई है, कनाडाई हमने इसे नाम दिया है। ठीक, जैसे इनका निर्माण यानी विखंडित होने के तरीके समान है,
संघ शब्द का प्रमुखता से प्रयोग कनाडा में भी संघ शब्द का प्रयोग किया गया है और भारत में भी। ठीक, इसकी केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति, मतलब राज्यों की तुलना में केंद्र का ज़्यादा शक्तिशाली होना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संविधान की संघीय व्यवस्थाएं। अब हम दोनों की अलग अलग विशेषता देख लेते हैं कि संघीय व्यवस्था विशेषता क्या होंगी और एकात्मिक विशेषता क्या होंगी। पहले संविधान की संघीय विशेषताएं देख लेते हैं हम। तो पहली विशेषता हमारी द्वैध राजपत्ति। द्वैध राजपत्ति में क्या है कि भारत संविधान के संघ में दो सरकारें होंगी, केंद्र और राज्य, इन्हें अपनाया जाएगा। ठीक, प्रत्येक को संविधान में क्रमशः अपने क्षेत्रों में कुछ शक्तियां प्राप्त होंगी, संप्रभु शक्तियां प्रदान की गई हैं, मतलब कुछ अलग अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंग शक्तियां प्राप्त की गई हैं। ठीक, वहीं दूसरी तरफ अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो ये स्थानीय मुद्दों को, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन को देखेगी। ठीक है, दूसरी चीज लिखित संविधान, दूसरी विशेषता है। हमारा संविधान न केवल लिखित है, लिखित अभिलेख है, विश्व का सबसे विस्तृत संविधान भी है। ठीक, इसमें एक प्रस्तावना है। हमारे संविधान में क्या क्या है? एक प्रस्तावना है, 395 अनुच्छेद, 22 भागों में विभक्त हैं और 8 अनुसूचियाँ हैं। वहीं वर्तमान में अगर हम बात करें तो 465 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, शक्तियों के विभाजन की बात करते हैं। तीसरा नंबर, संविधान में केंद्र और राज्यों में शक्ति का विभाजन किया गया है। कौन सी अनुसूची के तहत किया गया? तो 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य दोनों की शक्तियों का विभाजन किया गया। किस अनुसूची में? 7वीं में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें 3 सूचियां हैं हमारी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में 90 विषय हैं, लेकिन वर्तमान में मूलतः कितने होते हैं? 97। राज्य सूची में 59 विषय, मूलतः कितने थे? 66। समवर्ती सूची में 52 विषय, लेकिन मूलतः कितने थे? 47। ठीक, समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कहीं टकराव की बात आती है, मान लो केंद्र ने भी कानून बना दिया, ठीक, और राज्य ने भी कानून बना दिया और दोनों में टकराव होता आपस में, ठीक, तब राज्य का नहीं केंद्र का कानून मान्य होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संविधान की सर्वोच्चता। हमारे संविधान की क्या सर्वोच्चता है? क्योंकि ये राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कानूनों में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। ठीक, इन्हें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा के अवैध घोषित किया जा सकता है। ठीक है, मान लो जो भी केंद्र के कानून होंगे या राज्य के कानून होंगे, उन्हें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा अवैध भी घोषित किया जा सकता है। ठीक, सरकार के घटक क्या क्या है हमारे सरकार के? विधायिका, कार्यकारी और न्यायिक। ठीक, को दोनों स्तरों पर संविधान द्वारा विधित क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करना चाहिए। ठीक है, वहीं कठोर संविधान है हमारा, काफ़ी कठोर है। क्यों कठोर संविधान क्यों है? क्योंकि भारतीय संविधान शक्तियों का विभाजन एवं संविधान की सर्वोच्चता तभी बनाए रखी जा सकती है जब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर हो। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में बहुत लचीला संविधान है, वहाँ पर बस कह दिया और तुरंत चेंज, जबकि अमेरिका में काफ़ी कठोर है। तो हमारा संविधान ना इतना कठोर है ना ही इतना लचीला है। ठीक है, तो कोई भी जो है केंद्र राज्य के संबंध के द्वारा न्यायिक संगठन से ही इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक, अगर मान लो किसी बात में केंद्र राज्य के सरकार की समान संतुष्टि होगी तभी कोई कानून बनेगा, और उस कानून को अगर
न्यायालय में चुनौती स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारी न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है। उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया है। ठीक, दो कारणों से। एक, पहला कारण क्या है? अपनी न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करना। दूसरा कारण है केंद्र एवं राज्य के बीच विवाद के निपटारे के लिए किसे स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया है। ठीक है। न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा है यहाँ पर, और निश्चित सेवा की शर्तें हैं। इन्हीं आधार पर हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका है। फिर देखते हैं द्विसदनीय विधायिका। हमारे साथ जो संविधान है इसके अनुसार द्विसदनीय विधायिका है। एक उच्च सदन जिसे हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं, एक निम्न सदन जिसे हम लोकसभा के नाम से जानते हैं। ठीक, राज्यसभा भारत के राज्यों को प्रतिनिधित्व करती है, वहीं लोकसभा भारत के लोगों को, मतलब पूरे भारत को पूर्ण रूप से प्रतिनिधि करती है। राज्यसभा कम शक्तिशाली है, केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेपों में राज्य के हितों की रक्षा करती है। ठीक है। अब एकात्मक, जो संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं उन्हें देख लेते हैं। एकात्मक या इन्हें गैर संघीय भी कहा जाता है। जैसे सशक्त केंद्र, सभी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। ठीक, इसमें भी 3 सूचियां होती हैं हमारी। केंद्रीय सूची राज्य के मुकाबले ज़्यादा विषय हैं। ठीक, दूसरा, केंद्रीय सूची में ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय होंगे, और तीसरी बात, समवर्ती सूची में केंद्र को ऊपर रखा जाएगा जबकि राज्य को नीचे रखा जाएगा, जबकि अमेरिका में राज्य में निहित है। इस तरह संविधान केंद्र को सशक्त बनाता है। सशक्त मतलब ज़्यादा शक्तिशाली। ठीक, राज्य अनश्वर नहीं है, मतलब राज्य खुद अपना फैसला नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट, एकल संविधान है। ठीक, सामान्य एक संघ के राज्यों को केंद्र से हटाकर अपना संविधान बनाने का अधिकार होता है इसमें। ठीक, प्रत्येक राज्य अपना संविधान बना सकता है, लेकिन भारत में इससे इतर राज्यों को कोई शक्ति नहीं दी गई है। भारतीय संविधान सिर्फ केंद्र का ही नहीं, राज्यों का भी है। राज्य एवं केंद्र दोनों को इसी एक ढांचे का पालन करना अनिवार्य है। अब सिर्फ जम्मू कश्मीर एक अपवाद था जिसका अपना राज्य का पृथक संविधान था, लेकिन वर्तमान में नहीं है उसका भी। ठीक, संविधान का लचीलापन। संघीय प्रणालियों की तुलना में संविधान के लचीलेपन की हम बात कर रहे थे। ठीक, संविधान की जो प्रणालियां हैं, ठीक, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया जो है कम कठोर है, मतलब इतनी कठोर भी नहीं है और इतनी लचीली भी नहीं है। ठीक, भारतीय संविधान के बड़े हिस्से को जो है संसद द्वारा साधारण या विशेष बहुमत द्वारा एकल प्रणाली से ही संशोधित किया जा सकता है। यानी संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ केंद्र में निहित है, जबकि अमेरिका में राज्य भी संविधान का प्रस्ताव रख सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है। राज्य प्रतिनिधि में समानता का अभाव। जो राज्य के प्रतिनिधि होते हैं उनकी संख्या की समानता में अभाव है। क्या अभाव है? 1 से 31 तक की भिन्नता होती है इनमें। ठीक है। क्या भिन्नता है? अमेरिका में राज्यों के प्रतिनिधि को सिद्धांत को उच्च सदन में पूर्णतः महत्ता दी जाती है, जबकि अमेरिकी सीनेट में 100 सदस्य होते हैं, प्रत्येक राज्य से 2 होते हैं। यह सिद्धांत छोटे राज्यों के लिए कवच के समान होता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। सभी जगह से अलग अलग सदस्यों की प्रतिनिधि के लिए अलग अलग संख्या निर्धारित है। ठीक। आपातकालीन उपबंध की बात करें
तो संविधान 3 तरह के आपातकालीन की व्यवस्था करता है, राष्ट्रीय, वित्त और राज्य आपात। ठीक, आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के पास सभी शक्तियां आ जाती हैं, राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। यह बिना किसी संविधान संशोधन के संघीय ढांचे को एकल ढांचे में बदल देता है। ऐसी व्यवस्था अन्य किसी संघ में नहीं है, सिर्फ भारतीय संघ में ही है। ठीक है। एकल नागरिकता, हमारे यहाँ पर दोहरी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता ही है। किसके तरह? कनाडा के तरह। ठीक, केवल भारतीय नागरिकता प्राप्त है, हमारे यहाँ पर किसी राज्य की नागरिकता प्राप्त नहीं है। ठीक, पृथक राज्य नागरिकता नहीं है। ठीक है, जबकि संघीय व्यवस्था वाले जो देश हैं जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में दोहरी राष्ट्रीय और राज्य दोनों की नागरिकता होती है। ठीक है। एकीकृत न्यायपालिका, हमारी न्यायपालिका जो है वो एकीकृत है। भारतीय संविधान में सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है। इसके अधीन राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं। ठीक, न्यायालयों की एकल व्यवस्था है, केंद्र एवं राज्य कानून दोनों पर लागू होती है। दूसरी ओर अमेरिका में न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था है, संघीय कानून अलग है और संघीय न्यायपालिका भी अलग है, राज्य कानून अलग है और राज्य की न्यायपालिका भी अलग है। ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें तो अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं हमारी 3 होती हैं, एक IAS, एक IPS और एक IFS। ये 3 हमारी जो है अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक, जो कि केंद्र और राज्य दोनों के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, और इन्हें डायरेक्ट किसके द्वारा चुना जाता है? ये लेखा जांच मशीनरी है। लेखा महापरीक्षक जो है हमारे यहाँ पर वो ना केंद्र के लिए बल्कि राज्यों के लिए भी खातों की जांच करता है। ठीक है, जिसे महानिरीक्षक कहते हैं या महान्यायवादी कहते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी नियुक्ति बर्खास्तगी बिना राज्यों की सलाह के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत कर सकता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही बिना राज्यों की अनुमति के उसे हटाया जा सकता है। लेकिन अमेरिका में नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक की जो राज्यों के लेखाओं के संबंध में कोई भूमिका नहीं होती है। कहाँ पर? अमेरिका में। ठीक है। राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार, जो हमारी राज्य सूची है उसमें संसद का प्राधिकार होता है। ठीक, मतलब राज्य सूची राज्यों को काफ़ी अधिकार दिए जाने के बावजूद केंद्र सूची के विषयों पर अंतिम अधिकार बना रहता। मतलब राज्य ने कितने भी कानून बना लिए, इस पर अधिकार जो बना रहेगा वो केंद्र का ही बना रहेगा। ठीक है, राज्य सूची में राष्ट्रीय महत्व को प्रभावित करने वाले विषयों पर राज्यसभा द्वारा पारित होने पर विधान बना सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि संविधान संशोधन के संसद की विधायिका शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, जबकि ऐसा तभी किया जा सकता है जब किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति ना हो। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल जो है राज्य का प्रमुख होता है और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, वो केंद्र के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक, राज्यपाल के माध्यम से केंद्र राज्य पर नियंत्रण करता है। जहीं विपरीत बात करें अगर, अमेरिका के राज्य प्रमुख निर्वाचित होते हैं। इस संदर्भ में भारत ने कनाडाई प्रणाली अपनाई है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई है भारत ने? कनाडा की प्रणाली। ठीक है। एकीकृत निर्वाचन मशीनरी, हमारे यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया जो है वो एकीकृत है। ठीक, जो कि इस इकाई की स्थापना जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राज्य इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं,
लेकिन वहीं अमेरिका की अगर हम बात करें तो संघ और राज्य दोनों निर्वाचित के लिए अलग अलग मशीनरी बना सकते हैं और होती है। ठीक है। वहीं राज्यों के विधायकों पर वीटो पावर की बात करें तो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधायकों की राष्ट्रपति के लिए संतुष्टि रखने का अधिकार है। राष्ट्रपति अपनी संतुष्टि के लिए इसे न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार भी रोक सकता है। इस तरह राष्ट्रपति के पास विधायकों का वीटो अधिकार होता है। लेकिन अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो राज्य स्वायत्त मतलब स्वतंत्र इकाई है और वहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है। चलिए अब इसका कुछ आलोचनाएं हैं, आलोचनाओं को देख लेते हैं। ठीक है। आलोचनाएं क्या क्या हैं, जैसे केंद्र के पक्ष में शक्ति का संतुलन है। यह केंद्रीय विशेषज्ञों एवं भारतीय संविधान के संघीय चरित्र को चुनौती देने के लिए इसी के तहत। ठीक है। वहीं के संथानमन ने जो है इस भारतीय संविधान को एकात्मक होने का उत्तरदायी बताया है। इसके दो कारण उन्होंने दिए हैं। कौन कौन से? वित्तीय मामले में केंद्र का प्रभुत्व, राज्यों की केंद्रीय अनुदान पर निर्भरता, मतलब राज्य को जो है केंद्र के द्वारा अनुदान मिलेगा तभी वो कुछ कार्य करेंगे। ठीक। दूसरा कारण है तत्कालीन शक्तियां योजना आयोग द्वारा राज्य की विकास प्रक्रिया को नियंत्रित करने की व्यवस्था। अब उन्होंने इससे क्या महसूस किया? उन्होंने महसूस किया कि भारत एक तरफ तो एकल व्यवस्थागत देश है, फिर भी केंद्र और राज्य अपना कार्य वैधिक और औपचारिक रूप से संघीय रूप में करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वहीं पॉल एप्पल भी क्या कहते हैं? पॉल एप्पल भी कहते हैं यह पूरी तरह संघीय है। मैरिस जॉन्स इसे सहमति वाला संघ बताते हैं, वहीं अल्बर जॉन्स इसे यह मजबूत केंद्र वाला संघ है। ये जो पॉइंट है ना, ये हमें बड़ा बोरिंग लगता है, पढ़ते नहीं, लेकिन यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरी भारतीय संविधान पूरी तरह संघीय है, यह कथन किसने दिया है? किस राजनीतिक शास्त्री का मत है भारतीय संविधान पूरी तरह संघीय है, या सहमति वाला संघ है, ठीक, या यह मजबूत केंद्र वाला संघ है? इन्हीं चीज़ों को हम ध्यान में नहीं रखते हैं, लेकिन यही पूछ लिए जाते हैं, जैसे पॉल एप्पलबी, मैरिस जॉन्स और अल्बर जॉनिस। और ये पॉइंट हमारे मेंस एग्जाम जब होते हैं वहाँ पर बड़े काम आते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें ढंग से याद रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। वहीं ग्रेनविल ऑस्टिन कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं? यह सरकारी संघ व्यवस्था है। यद्यपि भारत ने संविधान के मजबूत केंद्र सरकार का निर्माण किया है, इसके राज्यों को भी कमज़ोर नहीं किया जा सकता। ठीक, यह एक नए प्रकार का संघ है जो किसी खास विशेषताओं को पूर्ण करता है। ये बात भी ग्रेनविल ऑस्टिन ने सही कही है, क्योंकि बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें जो है भारतीय संविधान की जो व्यवस्था है वो पूर्ण करती है। ठीक। वहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा है? भारतीय संविधान उतना ही संघीय संविधान है जितना दोहरी राज पद्धति। केंद्र राज्यों का संघ नहीं है जो कमजोर संबंधों में एकीकृत हो, न कि राज्य संघ की एजेंसियां हैं। संघ एवं राज्य दोनों को संविधान द्वारा बनाया गया है, दोनों की शक्तियां संविधान में निहित है। ठीक। भारतीय संविधान कड़ा संघीय स्वरूप नहीं दिया जा सकता। यह समय और परिस्थिति के अनुसार एकात्मक और संघीय हो सकता है। ये व्यवस्था हमारे संविधान में दी गई है। ठीक। एकात्मक कब हो जाता है, संघीय कब हो जाता है? संघीय हमेशा रहता है, लेकिन आपातकालीन स्थिति आ जाए तब ये एकात्मक हो जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था जो है
दो संघर्षों के बीच प्रतिनिधित्व करती है। वो कौन कौन से हैं? सामान्यतः शक्तियों का विभाजन, इसके अंतर्गत राज्य स्वायत्त होते हुए अपना कार्य करते हैं। एक मजबूत संघीय सरकार है। ठीक है, ये कुछ तथ्य हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। भारतीय राजपत्ति के निम्नलिखित कार्य संघीय व्यवस्था के रोचक तथ्य घोतक। ठीक है, क्या है? राज्यों के बीच क्षेत्रीय विवाद, जैसे उदाहरण देख लेते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगाम मसला हुआ था। नदी जल बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच मध्य कावेरी जल पर हुआ था। क्षेत्रीय दलों का उद्भव और उनका सत्ता में आना, जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। क्षेत्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नए राज्यों का गठन, जैसे मिजोरम या झारखंड से किया गया। अपने विकास के लिए केंद्र के अधिक अनुदान की मांग। राज्य द्वारा अपनी स्वायत्तता की बरकरार रखते हुए केंद्र के हस्तक्षेप की प्रक्रिया। उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यवस्थाओं की सीमांकन लागू करना, जैसे केंद्र द्वारा अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति का शासन का प्रयोग करना। ठीक, ये सभी जो है कुछ घोतक तथ्य हैं जिनसे जो है भारतीय राजपत्ति के बारे में पूर्णतः अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही हमारा चैप्टर होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।